गुड मॉर्निंग। अगर विश्व स्तर पे बैंकों की बात करें ना, तो पहली बार जो बैंक विश्व में आए या फिर भारत में जो बैंक गए जिनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, और हम इकॉनमी कंप्लीट करें तो उसमें भी देखेंगे इसको। तो विश्व में जो पहली बार बैंक गया था वो नीदरलैंड में आया था। जो आधुनिक रूप से, जैसे कि आधुनिक रूप से बैंक काम करते हैं ना, ऐसा जो बैंक जो पहली बार विश्व में आया था वो नीदरलैंड में आया था 1609 ईस्वी में। अब बात आती है कि विश्व में आया होगा, हमारे यहाँ कब आया? तो हमारे यहाँ भी तब आया जब अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ शासन करने लगे। तो अंग्रेजों को जब पैसा मिलने लगा, भारत का पैसा ही तो निकाल रहे थे, जब उनको पैसा मिलने लगा तो वो सोचे कि पैसा कहाँ रखा जाए, क्योंकि अगर घर पे रखते तो बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। कभी भी किसी घर लूटा जाता था, कभी भी किसी अंग्रेज को मार दिया जाता था। अंग्रेज भी तो कभी किसी न किसी भारतीय को मार देते थे। भारत का ही पैसा लूट लूट के रख रहे थे, तो ये पैसा उनको सेफ नहीं लगता था। देखो, गलत तरीके से धन को ये इकट्ठा करता है, इससे डर लगता है कोई छीन ना ले जाए। तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये धन भारतीय ना हमसे छीन ले, इसलिए वो चाहते थे कहीं ऐसी जगह रखा जाए जो सेफ हो। इसके लिए भारत में पहली बार बैंक के बारे में सोचा गया कि एक ऐसी स्थान हो जहां पर कुछ सैनिक रख दिए जाए और वहां पर हम बैंक अपना पैसा रख दें ताकि कोई छीन ना सके। तो पहली बार भारत में बैंक आया 1770 ईस्वी में। उस समय अंग्रेज थे यहाँ, आप जानते होंगे। 1700 आप सुने होंगे। उसके पहले प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1770 में पहली बार बैंक आता है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जिसके द्वारा भारत बंगाल के जो गवर्नर थे उनको भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्या नाम था उनका? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुने होंगे आप नाम। तो जब पहली बार भारत में बैंक आया तो उस समय था 1770, और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसके लिए था? ये भारतीयों के लिए नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए था। जो अंग्रेज पैसा कमा रहे थे वो कहाँ सेव करके रखे, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में सेव करके रखते थे। कोई और दूसरे के लिए नहीं था, भारतीयों के लिए कुछ नहीं हो रहा था ये। अब जब पहली बार देश में पहली बार बैंक बन गया तो अब भारतीय भी सोच रहे थे हमारे लिए भी बैंक हो। भारतीय कोई जाता तो भाई हमारा भी पैसा जमा कर लो, तो अंग्रेज उनको भगा देते, तुम्हारा पैसा जमा करेंगे, अपना जमा करेंगे, अपने लोगों का जमा करेंगे, अपने लिए बनाए थे। तो अब जब ये बैंक बन गया तो एक बैंक तो बना, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सबको नहीं बुला रहे थे ये। तो ये बैंक कई बार लूटा भी गया, लेकिन ये बैंक पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो पहली बार जो बैंक बना 1770 में, क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ बना था ये बंगाल, कलकत्ता में बनाए थे। अंग्रेज को आप जानते हो पहली बार जब आए तो ये केरल से घुसे और कलकत्ता में जाकर बसे। वहीं प्लासी का युद्ध हुआ, वहीं बक्सर का युद्ध हुआ, जितने भी युद्ध हुए वहीं से हुए। द्वैत शासन वहीं चलाए, आप जानते होंगे। तो ये कहाँ पहला बैंक बना था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बना था कलकत्ता में, या फिर बंगाल में बोल सकते हो, पहला बैंक बना था। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये अंग्रेज की, उस समय जब अंग्रेज आए थे तो आप सुने होंगे अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। याद होगा आपको? 3 जगह अंग्रेज शासन कर रहे थे, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बंबई। यहाँ देखो चित्र में, यहाँ पर देखो। एक मिनट, मेरा बॉटल बहुत परेशान करता है। एक मिनट, एक सुनिए। कलकत्ता, मद्रास, बंबई, ये दिख रहा है आपको? ये है बंबई, ये है मद्रास तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और ये कलकत्ता आप जानते हो पश्चिम बंगाल में। तो 3 प्रेसिडेंसियां थी, और तीनों प्रेसिडेंसियों पे एक एक गवर्नर होता था, और ये गवर्नर उस क्षेत्र में काम करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं के माध्यम से पूरा पैसे का लेन देन करती थी। तो तीनों अपना स्वतंत्र होकर काम करते थे, एक दूसरे से किसी का मतलब नहीं होता था। तो कभी कभी आपस में झड़प हो जाती थी, तो ये होता था कि कैसे इनका मतलब कि निवारण कैसे किया जाए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसके द्वारा जो तीनों गवर्नर थे उनके लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, और ये भी बोला गया कि बाकी 2 गवर्नर उसी गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो पहली बार जो गवर्नर जनरल बना वो बना बंगाल में, कलकत्ता में बना। उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आप इतिहास में पढ़े होंगे। उसके द्वारा अब एक चीज और जानते हैं, 3 प्रेसिडेंसियां थी। तीनों प्रेसिडेंसियों के नाम क्या थे? एक का नाम था बंबई प्रेसिडेंसी, एक का नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी, एक का नाम था कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर थे, अपना अपना शासन कर रहे थे। तो ये लोग अपना अपना बैंक भी बनाए थे। तो अंग्रेजों ने 3 बैंक बनाए, उसके बाद अंग्रेजों ने 3 बैंक बनाए। एक बंबई में बनाया, एक कलकत्ता में बनाया, और एक बनाया मद्रास में। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इसके नाम से बना था बैंक। ठीक है, ये जो पीछे डाटा दिख रहा है वही है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको तो आप वैसे भी नोट कर लोगे। दिख रहा हो पूरा ना? चाहे स्क्रीनशॉट के भी निकाल के भी नोट कर सकते हो, पहले समझ लीजिए। जब इन्होंने 3 बैंक बना लिया, तीनों जगहों पर 3 बैंक बना लिया, तो इन बैंकों से पूरे देश में प्रशासन चल रहा था, और इन बैंकों से ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्त चूस रही थी भारत के पैसे को, और कहाँ भेज रही थी? ब्रिटेन भेज रही थी। तो भारत का तो यहाँ से मतलब पूरा पैसा ब्रिटेन जा रहा था। उसके बाद क्या किया गया कि ये जो तीनों बैंकें थी, आप सुने होंगे 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके मिला करके क्या बनाया? एक बैंक बनाया गया। ये जो 3 बैंक थे, तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 बैंक थे, याद है? कलकत्ता में था, मद्रास में था, और बंबई में था। तीनों जो बैंक थे, इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया। कब? 1921 में। और एक नया बैंक बनाया गया, तीनों को मिलाकर एक नया बैंक है 1921 में। इसके पहले 3 बैंक थी। उसके पहले पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
तो जो ये बैंक बना था, यहाँ पर लिखा हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसको बाद में देखते हैं। तो ये जो तीनों बैंकों को मिलाकर ये बनाए बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना है? 1921 में। क्या बनता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब वो काम कर रहा था। अब जब ये लोग काम कर रहे थे तो इसी दौरान इनके दिमाग में आया कि एक ऐसा बैंक हो जो सभी बैंकों को रेगुलेट करे, सभी बैंकों पे अपना अधिकार रखाए लगाए, सभी बैंकों को नियम से रखे, तो उसको बोला जाएगा केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक के लिए 1934 का एक्ट आता है और 1935 में भारत में एक केंद्रीय बैंक बनाते हैं। उस बैंक का नाम था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो 1934 के एक्ट से 1935 में भारत में पहली बार आरबीआई की स्थापना होती है। हालांकि आरबीआई बहुत बड़ा टॉपिक है, आरबीआई को हम किसी उसको डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम ये बैंकों का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में बनाया गया था ना, इसी बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, ये ऐसे चलता रहा अंग्रेजों के समय में चलता रहा। उसके बाद 1947 जो हमको आजादी मिल गई ना, उसके बाद भी इंपीरियल के नाम से चलता रहा। लेकिन इसमें जो बैंक होते थे, सुन लीजिए, इस समय जो बैंक होते थे, इन बैंकों में जो पूंजी लगी होती थी विदेशियों की लगी होती थी। अगर भारत सरकार इनको लेना चाहती है इस बैंक को, तो इनमें जो विदेशियों की पूंजी है सबकी पूंजी लौटा दे और भारत सरकार ये अपने नाम कर ले। तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कोई चीज हम ले लेंगे और आपसे जबरदस्ती ले लेंगे। अगर सरकार कोई चीज लेना चाहेगी तो एक बार आपसे बोलेगी, आप मान गए तो ठीक है, नहीं माने तब भी ले लेगी। और अगर जबरदस्ती जब कोई चीज लेती है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, कि आज से ये राष्ट्र को समर्पित है। तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था ना, इसी का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। क्या एसबीआई के बारे में पता चला? एसबीआई कैसे पैदा हुआ? एसबीआई ही पहले 3 बैंक था, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, उन सब को मिलाकर 1921 में बना इंपीरियल। और इंपीरियल बैंक 21 के बाद चल रहा था इंपीरियल के नाम से। 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया और उसका नाम चेंज करके कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से एसबीआई सामने आया। बात क्लियर है? दूसरी बात, 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई जब आती है तो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक के रूप में आती है, सभी बैंकों को रेगुलेट करेगी, सभी बैंकों पे ये दिशा निर्देश देगी और सभी बैंक इसी को अपना रिपोर्ट देंगे। दूसरी बात, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं क्योंकि ये सभी बैंकों का बाप है। और दूसरी बात, इसे सरकार का भी बैंक कहते हैं। तो ये कई नामों से जाना जाता है। तो आरबीआई बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आगे देखते हैं। और इसी समय कुछ बैंक और बने थे, जैसे कि जब ये बैंक पूरा बन रहे थे, ये तो मैंने एसबीआई को बताया कि आपको 3 बैंक मिलाकर इंपीरियल बनाए, उसके बाद एसबीआई बना दिए। लेकिन जब ये 3 बैंक बने थे, ये वाले जो कलकत्ता, मद्रास, बंबई वाले बने थे, उसी के समय के आसपास ये जो कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में 3 बैंक बने थे ना, वो अंग्रेजों के बैंक थे, पूरी तरह अंग्रेजों के बैंक थे। तो हमारे भी बैंक तो होने चाहिए। तो भारतीयों ने भी अपने लिए बैंक बनाना शुरू किया। तो पहली बार, अब अचानक से भारतीय अपने लिए पूरी तरह से अकेला बैंक तो बना नहीं सकते थे, तो अंग्रेजों के सहयोग से भारतीयों ने जो बैंक बनाया था उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद भारतीयों ने खुद का अपना बैंक बनाएगा, अंग्रेजों के सहयोग से नहीं, हम लोगों के पैसे से बनेगा, हमारा बैंक बनेगा। तो जो पूरी तरह से भारतीय बैंक बना था उस समय, अंग्रेजों के समय में, उसका नाम था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में। कुछ टॉपिक है यहाँ पर, हालांकि ये मैंने जो समझाया वो कहानी याद रखिएगा और ये आपके नोट्स के लिए है। नोट्स में जो आप नोट्स बना रहे हो, तीसरा वीडियो इकोनॉमी का, तो नोट्स में इन सबको नोट कर लीजिएगा। ये पेपर में आते हैं, जो चीज समझा रहे समझते चलिए, उसके बाद नोट बनाते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत काम देगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत में बैंकिंग व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक रूप से जो बैंक का विकास सर्वप्रथम हुआ वो हुआ नीदरलैंड में। कहाँ हुआ? 1609 ईस्वी में नीदरलैंड में पहली बार बैंक आए जो कि आधुनिक रूप से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत का जो पहला बैंक बना था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बना था। कहाँ पर? कोलकाता में, दिख रहा है। उसके बाद अंग्रेजों ने 3 बैंक, उनके पास 3 प्रेसिडेंसियां थी, अभी बताए थे आपको, कलकत्ता, मद्रास, बंबई। तो अंग्रेजों ने तीनों प्रेसिडेंसियों में भी बैंक स्थापित किए थे। एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, या फिर कलकत्ता में स्थापित हुआ था, इसका नाम, ये कब बना था? 1806 में। बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता में बना था 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल में था, ये बॉम्बे में था, ये 1840 में बनता है। कहाँ? बंबई में। और तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, 1843 में बनता है। कहाँ पर? ये बनता है 1843 में मद्रास में। मद्रास मतलब चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में। तो ये 3 बैंक अंग्रेजों ने स्थापित किया था। अब इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बनता है, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। कब बनता है? 1921 में। इन्हीं तीनों को, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे को मिलाकर एक बैंक बनाया, उस बैंक का नाम था
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है? 1921 में। फिर क्या किया गया कि इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम रख दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई आज जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जानते हो आप। आरबीआई तो केंद्रीय बैंक है ना, वैसे जो वाणिज्यिक बैंक जो पैसा लेन देन के काम करती है, आम जनता को पैसा देती है, उसी का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हो आप? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि सरकार ने कहा कि ये बैंक हमारा है, आज इसमें जो पैसा जिसका लगा है अपना ले जाए, उसके बाद ये बैंक हम ले रहे हैं, अब इसको देश के लिए काम करना है। तो इसमें जैसे कि आपकी कोई दुकान है, कोई आया दबंग टाइप का आदमी आया, बोला कि इस दुकान का दाम 20 लाख रुपए है, मैं दे रहा हूं, दुकान छोड़ो। आप हाँ या ना कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसने कहा है दुकान मेरा है तो उसका है, छोड़ो, उस निकलो वहां से, 20 लाख लो जाओ। तो इसको बोलते हैं, अगर सरकार यही काम करे इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, कि आपका जो पैसा लीजिए, चलिए यहाँ से निकलिए, ये बैंक आज से मेरा है। इसे दबंगई कहते हैं। तो सरकार ने ऐसे ले लिया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिन जिनों का पैसा तो वापस कर दिया। तो एसबीआई का इंपीरियल का राष्ट्रीयकरण करके क्या रख दिया गया? एसबीआई नाम। तो इस तरह से एसबीआई बैंक आया। अब इसी समय ये जो एसबीआई बना था ना, इसके लिए किसने सिफारिश की थी? तो एडी गोरावाला समिति ने इसके लिए सिफारिश किया था कि एसबीआई बैंक भी होना चाहिए। किस समिति ने? एडी गोरावाला समिति ने सिफारिश किया था, याद रखना। अब इसके समय देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन और भी आ जाते हैं कि पुराने बैंकों का क्वेश्चन दे देगा कि बताइए ये बैंक कब स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन जो अभी बताने चलो, एक बार पेपर में आ चुका है। ये है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होती है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक आज भी ये जानते हो 1894 में होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, ये पूरी तरह से देश का पहला ऐसा बैंक है जो पूरी तरह से भारतीय बैंक था। इसमें सभी पैसा भारतीयों का था, सभी लोग भारतीय इसमें शामिल थे। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक है जो पूरी तरह से भारतीयों का बैंक था। लेकिन इसके पहले जो बैंक थे वो अंग्रेजों के थे। एक बात और, एक बैंक ऐसा था जिसमें कुछ अंग्रेज थे, कुछ भारतीय थे, उसको भी जानते रहिए। यहाँ लिखे हैं, शायद दिख ना रहा हो आपको, ज्यादा गाढ़ा नहीं लिखा गया, तो मैं बता रहा हूँ। ये 1881 में स्थापित होता है। इसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक है जो कुछ रूप से भारतीय थे, कुछ लोग उसमें अंग्रेज थे। तो अपूर्ण रूप से भारतीय कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। कब था? 1881 में। उसमें लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था। और 1894 में जो पीएनबी स्थापित हुआ, पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ, पूरी तरह से भारतीयों का बैंक था, पूरा पैसा भारतीयों का था, पूरे लोग भारतीय थे। क्या अंतर याद रहेगा? इसके बाद देश, अब ये हो गया। और 1930 में, और सुनिए, अब जब बैंक बन रहे हैं तो उसी समय मंदी भी आई थी। मंदी जो एक बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, विश्व की पहली मंदी जो बड़े स्तर पे आई थी, जिससे बहुत पूरा देश परेशान हो गया था, वो 1928 या 29-30 के आसपास आई थी। 2 ढाई 3 साल जबरदस्त रही ये मंदी, बहुत कर्मचारियों का रोजगार चला गया था। तो पहले, जिससे अमेरिका भी खूब परेशान था, तो वो आई थी 1930 में। तो पहली वैश्विक मंदी 1930 में आई थी। तो मंदियों से बचने के लिए बैंकों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसे लोन लेकर लोग रोजगार करते थे। तो 1934 का एक्ट आता है और भारत में एक केंद्रीय बैंक की बात की गई। उस बैंक का नाम था आरबीआई। तो 1934 के एक्ट के द्वारा आरबीआई अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इतना याद रखना। 1926-27 के आसपास एक समिति बनती है। उस समिति का नाम था यंग हिल्टन आयोग। इस आयोग ने कहा भाई साहब एक ऐसा बैंक बनाइए जो सभी बैंकों को कंट्रोल में करे और सभी बैंकों पे नियंत्रण रखे। मतलब बैंकों का बैंक हो, सरकार का बैंक हो, जो देश के लिए काम करे, सभी बैंक उसके अंडर में रहकर काम करे, ताकि कोई बैंक इधर उधर ना भाग सके, कोई बैंक जबरदस्ती कोई काम ना कर सके। सभी बैंकों पे कोई कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो एक केंद्रीय बैंक बनाने की बात हुई। तो उस कौन सा आयोग था, कौन सी समिति थी? यंग हिल्टन आयोग। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई एक्ट 1934 पारित होता है और उसके द्वारा 1935 में एक बैंक, केंद्रीय बैंक स्थापित होता है। उस बैंक का नाम था आरबीआई बैंक। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज अपने देश के लिए नोट छापने का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं जो देश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकें बनाएगी। राष्ट्रीयकृत का मतलब ये होता है किसी भी चीज को जबरदस्ती सरकार ले लेगी, अगर आप दोगे तो भी, नहीं दोगे छीन लेगी। ये होता है एक राष्ट्रीयकृत, उसका पैसा दे देगी। जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि दुकान का, आपका दुकान का कीमत 20 लाख रुपया, सरकार कोई लोग, गांव का गुंडा आया, दबंग आया, बोला कि ये दुकान कितनी है, आपने कितनी कीमत? तो आपने कहा 20 लाख का है। बोलेगा ये दुकान आज से मेरी है। आपने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। वो बोलेगा बेचने कौन पूछ रहा है, ये 20 लाख लो, निकलो यहाँ से। जबरदस्ती ले लेना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो सरकार भी ऐसे बहुत सारी बैंकों को जबरदस्ती, जो भी लोग अपनी पूंजी लगाकर बैंक बनाए थे उनको उनकी पूंजी लौटा दिया। उसके बाद
अपने पास रख लिया। कोई चीज सरकारी कब हो सकती है? कोई चीज सरकारी तभी हो सकती है उसमें जितनी पूंजी लगी है, अगर आधा से ज्यादा पूंजी सरकार की है तो वह पूंजी, वह क्षेत्र, वह चीज सरकारी मानी जाएगी। कोई बैंक, जैसे मान लो 100 करोड़ का कोई बैंक स्थापित हुआ है, अगर उसमें 51 करोड़ रुपया सरकार ने लगा रखा है तो वह बैंक सरकारी मानी जाएगी। अगर पूरा 100 करोड़ लगाया तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरकारी है ही। लेकिन आधे से ज्यादा पूंजी अगर सरकार की है तो वो चीज सरकारी मानी जाएगी। बात क्लियर है? सरकारी का मतलब ये होता है कि आधे से ज्यादा पूंजी सरकार का हो। कम होगा तो, आधे से कम होगा तो सरकारी नहीं माना जाएगा, आधे से ज्यादा होगा तो इसका मतलब सरकारी है। सरकारी का मतलब समझे ना? सरकारी का मतलब ये नहीं पूरा पैसा सरकार का है, आधे से ज्यादा उसमें सरकार का हिस्सा होगा। आधे से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 50, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहली बात तो ये 1934 का एक्ट से 1935 में स्थापित हुआ आरबीआई, और इसके लिए यंग हिल्टन कमेटी ने सुझाव दिया था, यहाँ लिखे हैं, अभी बताते हैं। इसके बाद जब ये आरबीआई बन गया तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, 1 जनवरी 1949 को हमने आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई में दरअसल ना, आरबीआई अंग्रेजों ने स्थापित किया था, तो इसमें बहुत सारे विदेशियों के इसमें पैसे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे उनके पैसे इसमें लगे थे। अब वो लोग, उन लोगों से बोला गया भाई साहब, आपका भाई साहब, बहन जी, जो लोग भी हो, मतलब बहन जी मतलब वहां की रानी और महारानियों ने भी तो अपना पैसा लगा रखा था, तो इनसे बोला गया भाई साहब आपका जो भी पैसा है अपने बैंक, इस बैंक से निकालिए। निकालने का मतलब जितना है बताइए, मैं आपको उतना पैसा दे रहा हूँ, आज से आरबीआई मेरा है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पैसा ले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आए लेने, तो भारत को समर्पित हो गया। ठीक है, तो जो भी पूंजी लगाकर आरबीआई की स्थापना हुई थी वो पूंजी वापस कर दी गई, और उसके बाद आरबीआई को खुद ले लिया गया। इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद आपको तो बताए थे एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, कल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अब क्या हुआ, ये बैंक जब राष्ट्रीयकृत हो गए तो उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक देश में काम कर रहे थे। ये तो आरबीआई राष्ट्रीयकृत हुआ है तो केंद्रीय बैंक था, सभी बैंकों पे ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और ये पैसा छापने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो ये पैसा छाप के जिन बैंकों को देगा, वो जो बैंक देश में काम करेंगे उन बैंकों, वो बैंक प्राइवेट थे। जैसे मैं अपनी कोई बैंक, मेरे पास बहुत पैसा, मान लो मेरे पास कई अरब रुपया है, तो मैं उसमें से क्या किया, 2 अरब या फिर 1 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया से एक बैंक बना लिया, और बैंक में बना दिया कि यहाँ बेचूं, यहाँ लोन दूंगा, वहां लोन दूंगा, गरीबों को नहीं दूंगा, किसानों को नहीं दूंगा। तो सरकार परेशान हो जाती थी ना कि ये लोग बैंक खोले हैं, अमीरों को लोन देते हैं, गरीबों को लोन नहीं देते हैं, मतलब जो जिनसे लगता है वापस मिल जाएगा, जो अच्छे खासे हैं उन्हीं को लोन देते हैं। तो सरकार ने कहा ऐसा है, गरीबों को भी लोन दिया करो, तो बैंक सुन नहीं रही थी। तो इंदिरा गांधी, जानते हो, जबरदस्त प्रधानमंत्री थी, तानाशाही तो जबरदस्त थी, जो भी चाहती थी कर लेती थी, जो भी चाहे उसको वो ले लेती थी, इतनी पावरफुल थी। तो उन्होंने क्या किया, 1969 में 14 बैंकों को पकड़ा, 14 ऐसी बैंकों को पकड़ा जिनकी पूंजी 50 करोड़ या फिर उससे अधिक थी। तो ऐसे 14 बैंकों को पकड़ा और उनका राष्ट्रीयकृत कर दिया, उनको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब? 1969 में। कितनी बैंकें? 14 बैंकें। कितनी पूंजी की थी? सबकी पूंजी लगभग 50 करोड़ से ऊपर थी। फिर इंदिरा गांधी का एक बार दिमाग और सनका 1980 में, और 1980 में उन्होंने क्या किया, फिर से 6 बैंकों को पकड़ा और 6 बैंकों को क्या कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज से तुम सब लोग राष्ट्रीयकृत हो, इसमें जिसकी जिसकी पूंजी है अपनी पूंजी ले जाए, ये आज से राष्ट्र की पूंजी है, मतलब राष्ट्र का बैंक है, ये देश के लिए काम करेगा। तो 14 बैंक इधर से, 6 बैंक उधर से, कितने बैंक हो गए? 20 बैंक, और एक बैंक और था 1955 में जो बना था एसबीआई। 21 बैंकों को पूरा राष्ट्र को समर्पित था। और ये 21 बैंक किसके लिए काम कर रहे थे? अभी एसबीआई को अलग रखते हैं, ये 20 बैंक किसके लिए काम करना शुरू किए? ये सारे लोग काम करना शुरू किए देश के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखो हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ रहे हैं। 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, और इसके लिए हिल्टन यंग आयोग ने सुझाव दिया था। याद रखना, यंग हिल्टन आयोग या फिर हिल्टन यंग आयोग ने सुझाव दिया। 1927-28 में यह आयोग आया था। इसने कहा कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसी के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना होती है। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया हमने। 1 जनवरी 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसमें जो विदेशी पूंजियां थी सबको लौटा दिया गया, तो पूरी तरह से आरबीआई हमारा हो गया। अब वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए नोट बनाएगा, हमारे लिए पूरे बैंक को, हमारे यहाँ जो बैंक है उनको वो कंट्रोल करेगा। तो हमारे यहाँ कुछ विदेशी बैंक थे, हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट बैंक थी, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1980 में। तो कितने बैंक हो गए? 14 बैंक पहले थे,
1969 में उन्होंने क्या किया, ये देखो इधर देखो, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी या फिर उससे अधिक थी, यहाँ लिखा गया है। उसके बाद क्या किया गया, 1980 में 6 बैंक, इंदिरा गांधी फिर दोनों बार इंदिरा गांधी करती हैं, 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार फिर रहता है, 1980 में उन्होंने 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया और उनकी पूंजी कितनी थी 1980 में, जिनकी पूंजी 200 या 200 करोड़ से अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। 1969 में जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। 1969 में 14 बैंक थे, 1980 में 6 बैंक थे। तो टोटल कितने बैंक राष्ट्र को दिया इन्होंने, 14 और 6 20 बैंक इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है, अब जो ये राष्ट्रीयकृत हो गए तो यहाँ देखो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 1980 तक भारत में 20 बैंक ऐसे थे और एक एसबीआई, 20 और 1 21 माना जाए तो 20 बैंक और 1 बैंक एसबीआई मिलकर 21 बैंक देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र को समर्पित थे। और राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब होता है आधे से अधिक पूंजी सरकार की होगी। अब क्या हुआ कि 1993 में, अब क्या हुआ देखो, जब 2-3 बैंक जब काम कर रहे हो तो कुछ बैंक कमजोर होने लगते हैं, उनका नुकसान ज्यादा हो जाता है, उनका पैसा गया है वापस नहीं आ रहा है, बैंक कमजोर होने लगते हैं। तो जब बैंक कमजोर होने लगते हैं, उनका काम धाम नहीं चल पा रहा होता, तो ऐसे करते हैं छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिला देते हैं कि भाई बड़ा बैंक अब आपको देखेगा, आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं बैंकों का विलय। जब बैंक कोई घाटे में चल रहा होता है ना, जो बैंक प्रॉफिट में चल रहा होता है, घाटे वाला बैंक प्रॉफिट वाले में विलय कर देते थे। तो कुछ बैंक विलय करते करते आज बहुत कम बैंक बचे हुए हैं। तो इनको देख लीजिए कि 1993 में पहली बार न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया, क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया घाटे में चल रहा था। ठीक है, कब किया गया, 1993 में। और आपको याद होगा तो 1894 जस्ट 101 साल पहले पीएनबी की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में। अभी तक देखना, अतः अब कितनी बैंक रह गई, 19 रह गई। एक बैंक हमने 20 था राष्ट्रीयकृत, हमने एक को विलय कर दिया तो कितने बचे, 19 बचे, याद रखना। इसके बाद क्या किया गया, 2018 में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, इधर देखो 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको मिलाया, विजया बैंक और देना बैंक। 2 बैंकों का नाम सुने होंगे, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। कितने बैंक कम हो गए, 2 बैंक फिर से कम हो गए। तो कितने बचे थे, 19 बचे थे। यहाँ से एक घटा था ना, 20 में से एक घटा था, 19 था। फिर 19 में से 2 फिर विलय किया, 2 घट जाएगा। तो अब कितने बैंक बचे, 17 बैंक बचे। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने बचे, 17। कब, 2018 में। 2020 में हमने क्या किया, देखो 2020 में हमने क्या किया, 6 बैंकों का विलय कर दिया। तो अगर 17 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, 11 बैंक बच जाएंगे ना। तो 2020 में हमने 6 बैंकों का विलय किया। किसको किसको मिलाया, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें किया, पीएनबी में। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंक मिला है, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुने होंगे इनके, किसमें मिला है, पंजाब में। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक है और एक है केनारा बैंक। नाम सुने होंगे, सिंडिकेट बैंक और केनारा बैंक। इन दोनों बैंकों को हमने मिला दिया, सिंडिकेट बैंक को हमने मिलाया केनारा बैंक में। एक बैंक ये मिला, सिंडिकेट बैंक को कहाँ मिला दिया, केनारा बैंक में। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हमने किया यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमने क्या 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 मिला है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को। इसके बाद हमने क्या किया, इलाहाबाद बैंक को कहाँ मिले, 1865 में स्थापित हुआ था, कल अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसको मिलाया, इलाहाबाद बैंक को कहाँ मिला दिया हमने, याद रहेगा। इसके अलावा अब बैंक कितने रह गए, टोटल 6 बैंक घट गए ना। अब कितने रह गए, अब बैंकों की संख्या रह गई 12। तो ये कौन किसमें मिला है, ये सब नहीं पूछा जाता, बस ऐसे जनरली आपको बता दिया। बस याद रखना, अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या ये तो 11 रह गया था। अरे 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, प्लस एक एसबीआई जिसको 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो कितना हो जाएगा, 12 बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 बैंक है। तो इस तरह से देश में अभी कितनी बची हैं, 12। इनको भी अब मिला मिला के धीरे धीरे खत्म ही करेंगे। माना जा रहा है कि भविष्य में केवल 3 या 4 बड़े बैंक रहेंगे, बाकी सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये था राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगला वीडियो में हम आगे कवर करेंगे आरबीआई को डिटेल में से। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, यह इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर का मुद्रा बैंकिंग का तीसरा वीडियो है। आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको जब भी कहीं पढ़ाया जाएगा वो अलग मैटर है। तब तक आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, ताकि आप पेपर में कहीं भी बैठो तो आप इकोनॉमी से क्वेश्चन ना गलत करो। तो एक इकोनॉमी का नोट्स आप बनाते जाइएगा, ज़्यादा ना, जो मैं समझा रहा हूँ अगर उसको नहीं बना पा रहे, उसको समझ ही रहे हो, तो जितना यहाँ लिखते हैं उतना अपने नोट्स में नोट करते जाइए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें तब तक।